हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पायनियर रजू। आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। बेसिकली ये क्लास 10th का साइंस का दूसरा चैप्टर है। आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं और इसके स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आपको बताना चाहेंगे कि ये जो चैप्टर है काफ़ी बड़ा चैप्टर है और काफ़ी लेंदी चैप्टर है ना। कहने का मतलब थोड़ा इसको हमको मेमोराइज़ करने की आवश्यकता भी होगी इस चीज़ों की, और कुछ इसमें हम नए कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे पहले अम्ल क्या होता है यानी एसिड क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे इसका प्रॉपर्टी यानी गुण, फिर पढ़ेंगे हम लोग बेस क्या होता है, फिर इसका पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टी, फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग सॉल्ट और इसका प्रॉपर्टी। बेसिकली इसमें 6 मेन टॉपिक है जिसको हमको पढ़ना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है, अम्ल, क्षारक और लवण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं अम्ल क्या होता है ना जी। पहले क्या देखते हैं, अम्ल क्या होता है। तो आप लोग अम्ल के बारे में कुछ जानते होंगे कि अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं ना, यानी इसको कहना चाहिए हम लोग क्या होता है, ये स्वाद में सोर होता है ना जी, यानी खट्टा होता है। और जो ये क्षारक होता है ये कैसा होता है, बीटर यानी कि कड़वा होता है कि नहीं। और जो सॉल्ट होता है वह सॉल्ट टेस्ट में सॉल्टी होता है, लाइक नमकीन है कि नहीं। तो ये हो गई हम लोग टेस्ट के अनुसार। अगर हमको दिया गया, मान लो कोई फूड बनाया गया घर पर, भोजन पूछा गया बताओ ये कैसा है, एसिड है कि बेसिक है, तो हम उसको आसानी से टेस्ट कर सकते हैं कि अगर खट्टा लगा तो कह देंगे एसिड है कि नहीं। अगर बीटर लगा तो कह देंगे वह बेसिक है यानी क्षारी है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा सब्सटेंस हमको मिल गया जिसको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, मान लीजिए टेस्ट करें तो हमारी जीभ जल जाए, तो उसको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं कि ये एसिड है कि बेस है ना। जैसे हम सब चीज़ को स्वाद से मतलब जीभ से चख कर नहीं बता सकते ना कि ये एसिड की बेस है। हो सकता है जल जाए, है कि नहीं, हम लोगों को मतलब नुकसान पहुंचाए। तो इसके लिए एक ऐसा मेथड चाहिए, एक ऐसा जरिया चाहिए, एक ऐसा मीडियम चाहिए जिसके द्वारा हम ये बता सकते हैं बाहर से देख के किसी परीक्षण द्वारा कि ये एसिड है या बेस है। उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, सूचक। तो सूचक एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है कि नहीं। जैसे हमारा जीभ क्या काम करता है, बताएगा कौन एसिड कौन बेस है। उसी प्रकार इंडिकेटर क्या चीज़ होगा, बताएगा कौन एसिड है कौन बेस है। ठीक है, तो इंडिकेटर हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं थोड़ा एसिड क्या होता है। देखें तो कोई हमको एसिड का नाम बताओ। हाँ, HCl हो गया, और H2SO4 ले लेते हैं, एसिटिक अम्ल ले लिए, बहुत अच्छी बात है। और बताइए H2SO3, हाँ, और सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया ना। चलो ठीक है, इतना देख लेते हैं, और भी होते हैं, इतना हम देखते हैं। ये एसिड है, इसका क्या नाम है बताओ जरा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका क्या नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका क्या नाम है, नहीं एसिटिक एसिड। हाँ, इसका देखो अगर बात करें IPSC नाम का तो इथेनोइक एसिड होता है, सही बोले हो, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम होता है, सल्फ्यूरस एसिड। हाँ, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि H2SO4 को क्या कहते हैं, H2SO3 को क्या कहते हैं। तो ऐसे याद रखिए, जब 4 रहेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड, जब यहाँ 3 रहेगा तो दोनों आपस में लगभग सिमिलर ही हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा है, इसमें एक ऑक्सीजन कम है। आई बात समझ में। चलो ठीक है, ये एसिड है। हमको कैसे पता चला कि ये एसिड है, तो जब हम क्या करते हैं किसी भी अम्ल को हम उसमें पानी डाल देंगे, अम्ल में क्या करेंगे हम पानी डाल देंगे। अब बताओ जरा कि जब हम इसमें कोई अम्ल है उसको हम पानी मिला देंगे तो वो किस माध्यम हो जाएगा, एक्वस मीडियम हो जाएगा, जलीय माध्यम हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, HCl में पानी डाल देते हैं। तो अब इसको क्या बोलेंगे हम, HCl को
एक्वस बोलेंगे इसको, मतलब जलीय अवस्था में है। तो जब हम HCl को पानी में घोलते हैं तो होता ये है कि ये जो अपने HCl होता है ये अपने आयन में टूट जाता है। तो बताओ क्या बनाता है, H+ और Cl नेगेटिव, है ना। हाइड्रोजन आयन बनाता है और क्लोरीन आयन, ठीक है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। अब इसको भी क्या करते हैं हम लोग, पानी में घोल देते हैं। तो हम इसका भी क्या लेते हैं, एक्वस ले लेते हैं। हाँ, AQ मतलब एक्वस, पानी में उसको मिला दिया, घोल दिए हैं। तो बताओ क्या होगा कि इसमें टूट जाएगा, 2H+ और प्लस SO4 2 माइनस में, किसमें टूट जाएगा, 2 माइनस में, है ना। सल्फेट किसमें टूटता है, 2 माइनस में। अब यहाँ जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर कितना चार्ज है बताओ, 2+ ना। लेकिन नॉर्मली कितना होता है, ऐसे लिख देते कितना हो जाता है, एक ही चार्ज होता है। अच्छा बताओ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? अच्छा, किसी भी कम एलिमेंट पर, तत्व पर प्लस चार्ज कब आता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन डाला जाता है, जब त्यागता है। अब याद करो एक चीज़, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक ही होता है। तो हम उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, एक निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं उससे। अरे भाई जब उससे उसके पास रहेगा 2 तब निकाल सकेंगे ना। अब एक जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाँ हम ये भी जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट में से जितना इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसके ऊपर उतना प्लस आ जाता है। तो हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं इस हाइड्रोजन से, तो इसलिए इस पर कितना चार्ज रहता है हमेशा, 1। कहीं पर ऐसे लिखा है H2+, मतलब ये गलत है। क्यों गलत है आपको पता चल गया क्यों गलत है, आई बात समझ में। आगे चले, तो यहाँ पर ये, अब चूंकि यहाँ पर 2 क्यों लगाए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड जितना धनायन में टूटता है उतना ही ऋणायन में, जितना पॉजिटिव में टूटेगा उतना निगेटिव में। अब ये कितना निगेटिव टूटा है, 2-। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे, यहाँ 2+ आ हो गया और 2- आ हो गया। अब ये दूसरे के कैंसिल आउट कर देंगे, है कि नहीं। आगे चले, एसिटिक एसिड को भी क्या करते हैं हम लोग, पानी में घोल देते हैं एक्वस में। तो बताओ किस में टूटेगा, ये टूटेगा CH3 COO माइनस, CH3 COO माइनस और प्लस H+। आई बात समझ में। इसको बताओ, ये टूटेगा H+ में प्लस SO3 माइनस में। आई बात समझ में। अब एक चीज़ बताओ हम लोगों को तुम, कि चारों में कॉमन क्या है, हाँ चारों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर H+ आयन निकल रहा है। तो यहाँ से हम डेफिनेशन बना सकते हैं, जानते हो क्या, अम्ल का, कि अम्ल वे यौगिक होते हैं जिन्हें हम जल में घोलते हैं तो वे क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन या फिर H+ आयन, उसको हम बोलते हैं एसिड या फिर से बोलो, अम्ल वे यौगिक होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। इतना क्लियर है। आगे चले, हिल रहा है, चलिए। तो हम बताए हैं कि अम्ल वे यौगिक होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, अच्छा जो ये H+ आयन होता है ये अस्थायी होता है, क्या होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी क्यों है बताओ, हाँ जैसे मान लो कि कोई लोग है, एक बंदा है, उसके पास 100 रुपये था, कोई उससे मार के छोड़ लिया, तो बताओ दुखी रहेगा कि मतलब सुखी आराम से रहेगा, एकदम दुखी रहेगा ना। अब इसके पास एक टन था, लेके कोई चला गया, तब भाई अस्थायी हो जाएगा ना, दुखी हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, थोड़ा सुख होने की कोशिश करेगा, पैसा अपना पाने की कोशिश करेगा। तो क्या करेगा, जो यहाँ H+ है, ये H+, अब चूंकि हम हर एक केस में हम पानी डाले हैं, हम इससे एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब एस्टर में भी हम लोग पानी डाले थे ना, तो H+ निकला यहाँ से, अब प्लस इनसे पानी तो भी है। तो ये होता ये कि जो यहाँ H+ निकला है, यहाँ से जो H2O है इससे अभिक्रिया कर लेता है, कौन, ये H+ H2O से, तो ये क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन,
H3O प्लस, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन सूखी है, मतलब स्थाई है, समझे? हर एक केस में यहाँ देखो, इसमें भी पानी डाले हैं, इसमें भी पानी डाले, इसमें भी पानी डाले हैं, सब केस में H+ निकला है, सब केस में H2O है, तो सब H+ भी निकालेंगे, साथ ही साथ हाइड्रोनियम आयन भी बनाएंगे। तो यहाँ से हम जो परिभाषा बताएं डेफिनेशन, उसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि अम्ल वे यौगिक होते हैं जिन्हें जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उसको हम कहते हैं अम्ल या फिर एसिड। ठीक है, तो ये हमारा होता है अम्ल। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा इसका डेफिनेशन तो आप लोग इसी को बताएंगे, है ना? और इसको आप लोग वीडियो में पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं क्षारक के बारे में, यानी बेस के बारे में। ठीक है, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? हम बेस के बारे में। तो चलिए, बेस भी वही हम काम करेंगे, बेस को लेंगे, उसमें हम पानी डालेंगे और देखते हैं क्या होता है ना जी? तो कोई हमको बेस का नाम बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और KOH ले लें, इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो 2 एग्जाम्पल लेते हैं ना, और भी कई होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, जिससे हम कहते हैं बूझा हुआ चूना, है ना। इसको बताओ क्या कहते हैं, पता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका सिंपल नाम, मतलब कॉमन नेम? कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। ये सब नाम याद रखिए, है ना। इसको क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। इसमें भी क्या करते हैं हम लोग? पानी डाल दें, बताओ। एक्वस मीडियम ले रहे हैं, मतलब पानी डाल देंगे, तो होगा क्या कि ये भी अपने आयन में टूट जाएगा। किस में टूटेगा बताओ? Na+ अब प्लस OH माइनस में टूट गया। इसमें भी वही काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं। पानी डाल दिए तो क्या टूटेगा? K+ में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। यहाँ पर जो OH आयन निकला है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, हिंदी में वही बोलेंगे। तो यहाँ से हम क्षारक का क्या परिभाषा बनाएंगे बताओ? क्षारक वे यौगिक होते हैं जिन्हें जल में घोलने पर OH आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्षारक। क्षार नहीं, क्षारक। आई बात समझ में? अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर जी, क्षार होता है, एक क्षारक भी होता है, दोनों में अंतर क्या है ना? किताब में कहीं क्षार भी दिया जाता है, आप NCERT पढ़ेंगे उसमें क्षारक दिया है ना। तो उसको आप थोड़ा देख लेते हैं, देखें। चलिए, तो क्षारक क्या होता है? जिससे हम पानी में घोलें और क्या दें? हाइड्रोक्साइड आयन दें। ठीक है। क्षार क्या होता है? क्षार को हम बोलते हैं इंग्लिश में एल्कली। क्या बोलते हैं? एल्कली। क्षार को इंग्लिश में बोलते हैं एल्कली और क्षारक को बोलते हैं इंग्लिश में सॉरी बेस। ठीक है, तो पहला अंतर ये हो गया हिंदी इंग्लिश वाला। दूसरा कि जो क्षार होते हैं, एल्कली होते हैं, ये पानी में घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं, और ये पानी में कुछ घुलते हैं और कुछ नहीं घुलते हैं। देखो ऐसे समझो कि जो क्षार है वो क्षारक का ही भाग है। ध्यान सुनो सब लोग, जो क्षार है या किसका भाग है? क्षारक का भाग है। तो कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं और कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो पानी में अघुलनशील होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ क्षार को हम घोलेंगे तो पानी में घुल जाएगा और कुछ क्षार को हम बेस को घोलेंगे तो पानी में नहीं घुलेगा। तो जो क्षारक पानी में घुल जाएगा उस क्षारक को बोलते हैं क्षार। अब अंतर समझाया? क्षार किसे कहेंगे? वे क्षारक जिन्हें पानी में घुलने पर घुल जाए उसको हम बोल देंगे क्षार। तो बताओ एक हम अथवा बता सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते।
क्या रिलेट कर पा रहे हैं हम जो बोल रहे हैं? फिर से, सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। क्योंकि भाई जो क्षारक है वो तो पानी में घुलनशील भी हो सकता है, नहीं भी घुलनशील हो सकता है। जो घुलनशील होगा सिर्फ उसी को ना क्षार बोलेंगे, और जो नहीं होगा उसको क्षार नहीं बोलेंगे। क्षार ही रहेगा, क्षारक ही रहेगा हमारा। जो पानी में घुल जाएगा क्षार। ठीक है, इसको लिख सकते हो अपने से, लिख लो। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है क्षार का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम पानी में घुलते हैं तो घुल जाता है। और फिर HCl तो अम्ल है जी, नमक लवर है ना। और हो गया जैसे NaOH, जो ऊपर लिए हैं NaOH हो गया, KOH हो गया। क्षारक का बात करें जो पानी में नहीं घुलनशील है, उसका एग्जाम्पल हो गया जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड ये देखो क्षारक है, लेकिन क्षार नहीं बोल सकते इसको हम। जानते क्यों? क्योंकि पानी में नहीं घुलेगा। आइए बस समझ। देखो दोनों क्षारक हैं, ये भी क्षारक है, ये भी क्षारक है, लेकिन इसको हम क्षार बोलेंगे क्योंकि पानी में घुल जाएगा। इसको हम क्षार नहीं बोलेंगे क्योंकि पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है, तो लिख लो। हाँ, सभी क्षार लिख दे यहाँ पर कि लिख लोगे? लिख लेंगे। चलो, दोज है ना जी, बेसिस विच डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। सही है। वे क्षारक जो जल में घुल जाए या घुल सकता है उसको क्या बोलते हैं हम? क्षारक। क्षार क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं ना। क और क मतलब थोड़ा अंतर है इसमें। हाँ, वे क्षारक जो जल में घुलनशील हो, वे क्षारक जो जल में घुलनशील हो उसे क्षार कहते हैं। वे क्षारक जो जल में घुलनशील हो उसे क्षार कहते हैं। एक पॉइंट हम और लिख सकते हैं, नोट करके लिख लो। क्या लिखोगे? सभी क्षारक होते हैं, सभी क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक उल्टा हो गया ना। सभी क्षारक नहीं होते, क्षारक होते हैं। सही था जी, सभी क्षारक सही लिखा था इसमें। बात ना करो ना जी। सभी क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते, है ना। देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? ऑल एल्कली आर बेसेस बट ऑल बेसेस इज नॉट एल्कली। ठीक है, आगे चले। हो गया। ये देखो नोट है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। थोड़ा हम लोग सॉल्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे, लेकिन थोड़ा सा आ गया तो पढ़ लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। लाइक लवण का निर्माण कब होता है या कैसे बनता है? जब हम एसिड को किसी बेस में हम क्या करते हैं? घोलते हैं। ये देखो HCl क्या है? अम्ल है। बोलो, ये क्या है? क्षार है। तो जब हम किसी अम्ल को, क्षार भी है क्षारक भी है, दोनों है। चलो क्षारक बोलते हैं हम लोग। जब हम किसी अम्ल को क्षारक में घोलते हैं तो क्या बनता है?
लवर, तो होगा ये कि यहाँ पर NaCl बनेगा और बाहर H2O बाहर निकल जाएगा। ये हमारा जो बना इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लवर। और ये पानी, इसका और क्या नाम है NaCl का? नमक, सॉल्ट भी बोलते हैं ना जी, जो हम लोग खाते हैं नमक, उसका ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम किसी अम्ल को क्षारक से मिलाते हैं या अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। भूल जा रहे हो तुम लोग? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण किसे कहते हैं? जब हम किसी अम्ल को क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण। ये इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा गया था 2 नंबर में। आई बात समझ? 2 नंबर में है ना। तो 2023 में हाँ ये बहुविकल्पी में आएगा डेफिनेशन इसका। 2 नंबर में 2 नंबर बहुविकल्पी आता है, सब्जेक्ट ही है ना, लिखना था। ठीक है, आगे चले आओ। देखो हमको पूरी डिटेल में पढ़ना है, आपको बस हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि क्या किसको कहते हैं, है कि नहीं। अब आगे चलते हैं। अब जैसे मान लो कि हम कुछ प्रैक्टिकल करते हैं ना जी। जैसे मान लो कि हमारे पास 2 कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है, या फिर 2 ग्लास है। क्या है? 2 ग्लास है, और ग्लास में क्या भरा हुआ है? सल्फ्यूरिक अम्ल। मान लेते हैं कोई भी विलेन है, कोई भी सॉल्यूशन में भरा हुआ है। इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B है। हमको नहीं पता कि किस में अम्ल है किस में क्षारक है। हमको कहा गया कि इसको पहचानिए कौन सा अम्ल है कौन सा क्षारक है। आई बस समझ में? तो हमारे पास पहला ये ऑप्शन है कि पहले चीख ले इसको। क्या करें? चीख ले कि कौन सा खट्टा है कौन सा कड़वा है। पता चले चीखें फिर बताने लग बचपन किए, हो सकता है ना। तो उसके लिए हम एक अल्टरनेटिव मेथड ढूंढेंगे। तो क्या करेंगे, हम इसमें लिटमस लेंगे। क्या लेंगे? लिटमस। लिटमस तो नहीं लाएंगे, लिटमस। तो लिटमस एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो हमको ये जानकारी देता है कि ये अम्ल है ये क्षार है। तो जो ऐसा काम करता है, जो बताता है कि अम्ल ये क्षार है, उसको हम बोलते हैं प्यार से सूचक या फिर इंडिकेटर, है ना। इंडिकेट करेगा। इंडिकेटर कौन होता है ना? बाइक में होता है ना, जो मतलब डायरेक्शन लेने में काम करता है, लेफ्ट राइट। हाँ, किधर जाना है। आप जा रहे हो, मान लो लेफ्ट मुड़ना है हमको, तो लेफ्ट चला देंगे तो पीछे वाले पता चल जाएगा भाई हमको जो आगे बंदा जा रहा है उसको लेफ्ट मुड़ना है, तो लेफ्ट में ना जाएं हम। हाँ, अब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि लेफ्ट में देखे राइट में घुसा लेंगे, तो उसको बस पकड़ के हाँ ठोक देंगे आ जाएगा। बहुत तेजस्वी लोग होते हैं इससे। तो सीधे जाना तो सीधे जीता ना, क्या मुझे बताओ। जब सीधे जाना सीधा जाओ, तो अच्छा मतलब एक ऐसे कर दो। ठीक है, तो सूचक बताओ किसे कहते हैं? सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा हम अम्ल तथा क्षारक का पता लगा सकते हैं या पहचान कर सकते हैं। अब ये जो सूचक होता है यह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। इसको हम बाद में देखेंगे कैसे पहचानेंगे, इसको वहीं छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। पहले देखते हैं सूचक क्या होता है। सूचक देख लिए, अब इसके देखिए कितने प्रकार होता है। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं ना जी। तो जो सूचक होता है वो कितने प्रकार का होता है जी? 3 प्रकार का, है ना। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। पहला होता है प्राकृतिक सूचक। क्या होता है? प्राकृतिक सूचक। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बताओ? हाँ, नेचुरल इंडिकेटर। सही जा रहा है। दूसरा बताओ क्या होता है? हाँ, दूसरा होता है हम लोगों का संश्लेषित सूचक, है ना।
इसको क्या बोलते हैं? हाँ, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट होता है हाँ गंधीय सूचक। क्या होता है? गंधी सूचक। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑल्फैक्टरी। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। पहला अगर बात करें हम लोग कि प्राकृतिक सूचक किससे करते हैं या फिर नेचुरल इंडिकेटर किससे करते हैं, तो वे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल तौर पर बात करें हम लोग तो जैसे हो गया हम लोग का लिटमस। तो जो लिटमस होता है प्रकृति में पाया जाता है। ठीक है। हम इसके द्वारा बता सकते हैं कौन सा अम्ल है कौन सा क्षारक है। दूसरा होता है लाल पत्ता गोभी, रेड कैबेज। ठीक है। लाल पत्ता गोभी। ठीक है। हाँ, जमीन में उगता है। ये जमीन से उधर हाँ हाँ पाया जाता है। नेट पर सर्च करना ना, रेड कैबेज। किए थे कल, बताए थे कल किए, करना चाहिए ना। हाँ, और पुदीना भी हो सकता है जी। ठीक है, मिंट। और एक आता है वेनिला। हाँ, गंधक इसमें भी आता है, वेनिला दोनों में आता है। ठीक है। और टर्मरिक बोले तो हल्दी। ठीक है। तो ये सब जो है कि प्रकृति में पाए जाते हैं ना। अब इसको तो हम बता सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षारक है। आई बस समझ में। इसमें बताओ संश्लेषित वाले में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? हाँ, पहला आता है मेथिल ऑरेंज। क्या आता है? मेथिल ऑरेंज। ठीक है। और दूसरा आता है इसमें फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन। ठीक है। ये अच्छा संश्लेषित सूचक किससे कहते हैं बताओ? हाँ हाँ, संश्लेषित सूचक मतलब वे सूचक जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं लैब में, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, उसको बोलते हैं संश्लेषित सूचक। इसमें दो आते हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। सर मेथिल ऑरेंज क्या है? सूचक है, बताएंगे ना अभी, बताएंगे कैसे जानकारी देगा हमको, बताएगा। गंधी में बताओ। हाँ, इसमें वेनिला आ गया, अनियन आ गया, मतलब प्याज आ गया, लौंग आ गया, लौंग का तेल ना जी, लौंग का तेल। ठीक है। ये कुछ होते हैं सूचक, है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट या फिर लिख सकते हैं। ठीक है। और जो सामने बैठे हुए हैं महारथी, वह जो जिसका हो गया तो ठीक है, नहीं तो नोट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये होमवर्क दिए थे ना, क्या करना था इसमें? चलिए आप लोग भी क्या करेंगे, घर पर देखेंगे, इसको घर पर नोट करेंगे वीडियो में से। देखेंगे एडिट हो जाएगा तो कल अपलोड कर देंगे रात को। जब फीस आगे चले ना हम। आप देखते हैं जैसे लिटमस, हम इसमें देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला है लिटमस, प्राकृतिक में लिटमस देखेंगे, है ना। संश्लेषित में दोनों देखेंगे, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। और इसमें जो गंधी वाला था उसमें देखेंगे हम अनियन का देखेंगे और देखेंगे वेनिला का। ठीक है। किसका देखेंगे? वेनिला का। तो पहले देखते हैं हम लोग लिटमस कैसे हमको जानकारी देगा कि ये अम्ल है या फिर क्षारक। तो जैसे मान लें हम यहाँ पर एक कंटेनर है, इसमें कोई विलयन भरा हुआ है। ठीक है। हम इसमें अम्ल है या फिर क्षारक हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। हमको पता करना है कि इसमें कौन सा है, अम्ल है या फिर क्षारक।
तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, अच्छा जो लिटमस होता है ये एक पेपर होता है ना जी, क्या होता है, एक पेपर होता है, ये दो प्रकार के और ये दो रंग का आता है, एक आता है लाल रंग का आता है और एक नीला कलर का आता है, नीला रंग का पेपर आता है, ठीक है, यानी रेड आता है और ब्लू आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस विलयन में हम लोग ये नीले वाले को डालेंगे, नीले लिटमस पेपर को डालेंगे। जैसे मालूम यहाँ पर नीला लिटमस पेपर है, इसको डाल दिए, नीला वाले डाले हैं यहाँ पर ना, ध्यान देना ब्लू वाले को। तो अगर ये जो नीला लिटमस पेपर है, जितना तक हम डिप किए हैं इसमें, डुबोए हैं, अगर वह ब्लू से क्या हो जाता है, ये रेड हो जाता है, मतलब ये है कि इसमें जो विलयन भरे हैं वह क्या है, अम्ल है, एसिड है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड निकाल सकते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, है ना। इसी का उल्टा क्षारक होता है। क्षारक क्या काम करता है कि यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करके लिख देते हैं हम लोग, क्या लिखें बताओ, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कि नहीं। अब इसी को उल्टा क्या हो जाएगा, क्षारक क्या हो जाएगा। तो क्षारक क्या काम करेगा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा, ठीक है, नीला उल्टा हो जाएगा इसी का। कोई इफेक्ट नहीं होगा, उससे नहीं पता चल पाएगा ना, उससे ही रहेगा। उसका हम ना जैसे उसका पीस जो नहीं था पत्तियाँ, उसको पीसते हैं, उसमें का रस निकालते हैं, वो रंग से पता चलता है उसके, ठीक है, रंग से उसके, हाँ लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ये समझ में आया लिटमस वाला, बोलो मजाक ना करो ना जी। अगला देखते हैं हम लोग, जो पढ़ाए थे हम संश्लेषित वाले में, मेथिल ऑरेंज के बारे में, है ना, मेथिल ऑरेंज। तो जो मेथिल ऑरेंज का एक ऐसा लिक्विड होता है, क्या होता है, ये लिक्विड मतलब ये द्रव अवस्था में रहता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये द्रव अवस्था में ऐसा कुछ रंग होता है। तो इसका जो कलर होता है वह होता है रंगहीन या फिर कलर लेस। इसका कोई रंग नहीं होता, पानी की तरह होता है, ऐसे समझो। आई बात समझ में, सही है नहीं। इसका जो रंग होता है यह होता है ऑरेंज होता है, मेथिल ऑरेंज, मतलब इसका रंग कैसा है, ऑरेंज। तो ऐसे ऐसे बताया, आपको याद रहेगा। सर जी देखो लिखे थे रंगहीन कलरलेस, नहीं सही था, गलत था, कैसा था, ऐसे याद रहेगा ना। गलती करके कुछ सीखते हैं ना तो याद रहता लंबे समय तक, है ना। कहीं जाओ किसी रास्ते पर, कहीं कुत्ता काटे मतलब रात को, फिर वहाँ कहीं अगर 3-4 साल बाद जाओगे ना तो याद आएगा तुरंत है कि रास्ते से मत जाए, हाँ समझ यार। इसको ऐसे आ सकते हैं जैसे आप मेथिल ऑरेंज मतलब इसका कलर कैसा होगा, ऑरेंज ही होगा सामान्य अवस्था में, ठीक है। आई बात समझ में, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम इस मेथिल ऑरेंज को अम्ल में डालेंगे। क्या करेंगे, ध्यान रखो जी, बात ना करो। इस मेथिल ऑरेंज को क्या डालेंगे हम, अम्ल में डालेंगे। तो अगर ये इसका कलर ऑरेंज से रेड हो जाता है, मतलब लाल हो जाता है, तुम लोग पिटाओगे हम। अगर अम्ल का कलर पहले ऑरेंज, जैसे भी डालेंगे तो ऑरेंज रहेगा, जब इसमें डाल देंगे तो इसका कलर रेड हो जाता है, तो मतलब ये क्या है, अम्ल है। आई बात समझ में, क्या है, अम्ल है। अब जैसे मान लो हमारे पास क्या है, क्षारक है, हाँ अम्ल रहेगा, ठीक है। क्या बोले हम, अगर मान लो हमारे पास क्षारक है मतलब बेस है ना। अब इसमें भी काम करते हैं, इस मेथिल ऑरेंज में डाल देते हैं। तो अगर इसका कलर येलो हो जाता है, मतलब पीला हो जाता है, तो ये क्या होगा, क्षारक होगा, ठीक है।
अब हमारे पास जो दिए थे एग्जाम्पल कि मान हमारे पास 2 बर्तन 2 गिलास है, एक में कोई विलेन धरा हुआ है, दूसरे में कोई विलेन धरा हुआ, नहीं पता कौन सा है। तो हम दोनों में क्या करेंगे, एक एक मेथिल ऑरेंज डालेंगे। मेथिल ऑरेंज का कलर कैसा होता है प्रारंभिक रूप में? ऑरेंज होता है। तो जिसका कलर ऑरेंज से रेड हो गया वो क्या होगा? अम्ल होगा। जिसका कलर येलो हो गया वो क्या होगा? बेस। तो पहचान सकते हैं ना इसको बिना टेस्ट किए, बिना हानि पहुंचाए अपने आप को, ठीक है। अम्ल हमेशा लाल होगा अगर इसको डालते हैं तब, और क्षारक हमेशा येलो में बदल जाएगा अगर क्षारक रहेगा तब। आई बात समझ में? कोई ऐसा भी कंडीशन होगा जिसमें बस सिर्फ ऑरेंज होगा, अम्ल का कलर से चेक करेंगे तो हमें दिखेगा कि चेंज। नहीं, अगर मेथिल ऑरेंज डालोगे तो अम्ल रहेगा तो लाल ही होगा, उसके अलावा कोई भी नहीं होगा कलर। लिटमस पेपर अगर अम्ल होगा तो नीला अगर रहेगा तो उसको लाल बना देगा। हाँ देखो, इसको ऐसे याद रख सकते हो, अम्ल के लिए क्या चीज़? AB रोड या फिर AB रेड, इसको नया मॉडिफाई किए फिर से बना दिया, ठीक है। A मतलब एसिड, B मतलब ब्लू, ब्लू क्या कर देगा? रेड कर देगा, उससे अच्छा बन गया है ना। एसिड जो होगा ब्लू को रेड कर देगा। इसी का उल्टा बेस में लागू कर दो, बेस क्या करेगा? रेड को ब्लू कर देगा, वाइस वर्सा। समझे कि नहीं? एक याद को दूसरा ऑटोमेटिक उल्टा कर दो, व्युत्क्रम कर दो, विलोपन कर दो। आई बात समझ में? तो इसको फटाफट नोट करो। तो हेडिंग डालो मेथिल ऑरेंज, पहले इसका प्रारंभिक कलर ऑरेंज होता है, जब अम्ल में डालते हैं तब लाल हो जाता है, क्षारक रहेगा तो येलो कर देता है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग मेथिल ऑरेंज का पूरा जानकारी पता हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग फिनोप्थलीन, ठीक है। दूसरा कौन सा है जी? हाँ, फिनोप्थलीन, ठीक है। फिनोप्थलीन, इसका जो कलर होता है, ये भी देखो द्रव अवस्था में रहता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका जो कलर होता है वह होता है कलरलेस, ठीक है। क्या होता है? ये सही बताया ना, इसको मिटाने के नहीं, क्या रंगहीन होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता है। हम क्या लेते हैं? एसिड फिर लेते हैं। एसिड में किसको डालेंगे? फिनोप्थलीन को। किसको डालेंगे? फिनोप्थलीन को। हाँ, अम्ल लेंगे, अम्ल में इसको डालेंगे। नहीं समझे? जैसे मान लो यहाँ पर हम ले लिए, अम्ल ले लिए, इसको हम इसमें डालें। अगर इसका कलर वैसा कि वैसा ही रह गया जैसा पहले कैसा था, अगर कलर लेस ही रह गया, मतलब रंगहीन ही रह गया, तो क्या होगा? अम्ल होगा, अम्ल होगा ना। अब हम क्या लेते हैं? बेस लेते हैं। बेस में भी क्या किसको डालते हैं हम लोग? अब फिनोप्थलीन को। एक बार हम इसको डालें इसमें, फिर इसमें डालते हैं, ठीक है। अगर इसका कलर लेस से पिंक हो गया, पिंक बोले तो गुलाबी हो गया, तो ये क्या होगा? क्षारक कहलाएगा। हाँ, तो अगर एसिड रहेगा तब ना कलरलेस रहेगा। अगर बेस रहेगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? पिंक में। हाँ, तो जैसे मान लो तुमको 2 कंटेनर दिया गया, 2 बर्तन, आपको नहीं पता किस में क्या है, तो एक पहले में डालोगे, तो अगर उस कलर लेस ही रह गया मतलब एसिड रहेगा वो। आई बात समझ में? अगर उसका कलर पिंक हो गया डालने के बाद, तो क्या होगा? क्षारक हो गया, बेस हो। आप समझे? तो बेस रहेगा तब ना पिंक होगा, एसिड रहेगा तो क्या होगा? कलर लेस ही रहेगा, रंगहीन ही रहेगा। नोट करो फट। तो गंधी वाले में ना, तो गंधी वाले में 2 पढ़ना है हम लोग को। ऑल्फैक्टरी वाले में पहला ओनियन का देखेंगे, दूसरा वेनिला का देखेंगे, दोनों सिंपल है ना। पहले देखते हैं हम लोग प्याज का, मतलब अनियन का, ठीक है। तो इसका कुछ स्मेल होता है ना, जानते हो कैसा होता है? अरे हाँ सही, आग क्यों लगता है? हाँ, खोज किया ना अपना। प्याज है, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं? एसिड लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लिए? यहाँ पर एसिड। हम इसमें अनियन डाले, प्याज डाल दिए, ठीक है। उसका कलर रस डालना है ना जी, प्याज में उठा डालना सम्मा। उसको मिक्स लेंगे तो अगर इसका स्मेल सुनो, अगर इसका स्मेल जैसे था पहले ही रह गया, अगर गंध
पहले जैसा ही रहा तो क्या होगा, ये एसिड होगा, अम्ल होगा। अगर प्याज का स्मेल गंध जैसा था पहले ही रह गया तो उसको क्या होगा, मतलब वो क्या होगा, अम्ल होगा। अगर ये बदल गया, इसका स्मेल गंध बदल गया तो क्या होगा, वो क्षारक होगा। ठीक है, अगर गंध क्या हो गया, बदल गया तो क्या होगा हमारा, वह क्षारक। ठीक है, क्या हुआ बोलो। वह बेस कुछ एसिड की तरह भी काम करता है, कुछ बेस की तरह भी काम करता है। ठीक है, ऐसे अल्कोहल होता है जैसे C2H5OH होता है ना, ये अल्कोहल होता है, इसको अल्कोहल बोलते हैं। तो ये अम्लीय होता है और काफ़ी दुर्बल अम्ल होता है, काफ़ी दुर्बल अम्ल होता है। लेकिन सभी बहुत तगड़ा काम करता है। वह नशा करता है ना जी, वो अलग चीज़ है। ये दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल एक होता है प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल होता है। एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल ना। तो उसको बाद में बात करेंगे कि दुर्बल क्या मतलब है, प्रबल का क्या मतलब है। नशा से नहीं मतलब इसका है। ठीक है, तो ये समझ में आया। अगर प्याज का कलर, अगर सॉरी उसका स्वाद की गंध अगर पहले जैसा ही है डालने के बाद तो अम्ल होगा। अगर उसका गंध बदल गया तो क्या होगा, वह क्षारक होगा। ठीक है, सेम कंडीशन वेनिला में भी है। वेनिला, अगर वेनिला का गंध पहले जैसा ही रह गया तो वह अम्ल होगा। अगर उसका गंध बदल गया तो क्या होगा, क्षारक होगा। दोनों कंडीशन सेम ही है। वेनिला से केक में डाला जाता है जी, लिक्विड फॉर्म रहता है। हाँ, लिक्विड फ्लेवर रहता है। इसको नोट करो। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक हम लोग देख चुके हैं अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं और उसको कैसे हम पहचानते हैं सूचक के माध्यम से। ठीक, अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे अम्ल के प्रॉपर्टी के बारे में और बेस के प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।